50,000 के मजमे में कभी सवाल जवाब किया जिंदगी में? क्या खुद तो नहीं करते, दूसरों को करने भी नहीं देते। ये हाल है अपने मुसलमान का आज। खुद तो करते ही नहीं, अपने टेलीविजन पे वीडियो रिकॉर्डिंग करते। वो जाकिर नाइक ने हराम किया, उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा। वो जाकिर नाइक जानते नहीं हदीस में क्या लिखा है। वो टेलीविजन के सामने बात करना तो आसान, मैदान में आके बात करो ना मर्द के बच्चे। तो मैं कोई भी मुसलमान से डिबेट नहीं करता हूं, कोई भी मुसलमान से मैं डिबेट करना भी नहीं चाहता हूं, कोई फायदा ही नहीं। आप दावत में आओ, आप बुलाओ मजमा, आप 50,000 लोग को बुलाओ और तकब्बुर दो डॉक्टर। ये बात में मुझे जवाब देने का शौक नहीं, मेरे खिलाफ जो बात करते हो। तो ये जो लोग कहते हैं, जो लोग को पता ही नहीं दावत कैसा करने का है, उसको बोलते बैक सीट ड्राइविंग। कभी ड्राइव किए नहीं, पीछे वाली सीट पे बैठते गाड़ी में और बोलते इसी चलाओ इसी चलाओ, बैक सीट ड्राइवर्स। अरे मैदान में तो बोलो भाई मैंने गैर मुसलमान से बात किया, मैंने हिकमत से बात किया, इतने लोग मुसलमान बन गए। तो अगर आप लोग दावा नहीं करते, कम से कम जो इंसान कर रहा है उसे करने तो दो। जो डॉक्टर जाकिर नाइक का ओवरऑल एटीट्यूड है वो ह्यूमिलिएटिंग है, यानी तजलील वाला। और कई लोगों ने नीचे कमेंट्स किए हैं कि डॉक्टर साहब को पाकिस्तान आगे पता नहीं क्या हो गया, पाकिस्तान की शायद आबो हवा ही ऐसी है, या हो सकता है कि वो बादशाही मस्जिद जहां वो प्रोग्राम कर रहे थे तो कुछ साल पहले वहां हमारे बाबा जी ने कहा था छड़ दो वाबियां दी अजान दा के एहतराम होते सूरा ने सूर ने। तो हो सकता है कोई बाबा जी की रूह वहां पे भटक रही हो और उसका असर ले लिया उन्होंने। बहरहाल जो भी है, वो ऑलमोस्ट जिसको भी सवाल का जवाब दे रहे हैं तो बड़े अजीब अंदाज के अंदर। ये उनका एक जनरल एटीट्यूड है अक्सर नॉन मुस्लिम्स के साथ। और उसमें मैं समझता हूं कि जो प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं उनका भी कसूर है। होना यह चाहिए कि जब एक बंदे ने एक दफा सवाल कर लिया ना, उसके बाद उसका माइक ऑफ हो जाना चाहिए और यह चीज डिक्लेयर कर दें कि यदि सवाल करने के बाद अब आप बीच में नहीं बोलेंगे। वो उसका मुसलसल माइक ऑन रखते हैं। अभी डॉक्टर साहब ने आधा जुमला बोला है तो वो बीच में अपना लुच फ्राई करना शुरू कर देता है बंदा, उसकी वजह से स्पीकर को गुस्सा आ जाता है। ये नेचुरल चीज है, मेरे साथ भी ऐसा होता है। इसीलिए मैं आखिरी दर्जे में अवॉइड करता हूं कि 1 to 1 किसी के साथ ना हूं। मैं कहता हूं जिसने सवाल करना है वो पर्ची लिख कर दे। लाइव सेशन में मैं 1 to 1 होता हूं ओवरसीज के साथ, लेकिन उनको भी हमने इंस्ट्रक्शन दी होती है कि आपने सवाल करके खामोश हो जाना है और आपका माइक एंकर कंट्रोल करेगा। वो सवाल करने के बाद माइक को ऑफ कर देते हैं, फिर वो तसल्ली से मेरा जवाब सुनते हैं और मैं हर एंगल से उसके ऊपर रोशनी डालता, पूरा सूरज रोशन कर देता हूं, कोई एक छोटी सी गाल भी ना रह जाए बीचों। तो सबसे पहले जो लोग इस प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहे हैं उनको ये अपनी कमजोरी दूर करनी चाहिए। आप अनाउंसमेंट करें कि सवाल आप तसल्ली से करें, उसके बाद आपका माइक हो जाएगा ऑफ। अब स्पीकर का इतना तजुर्बा होता है, उसे पता होता है कि मैंने इसके जवाब में कौन कौन सी बात करनी है और फिर इसके दिमाग में क्या ख्याल पैदा होगा, मैं उसको भी एड्रेस कर दूं। और एंड पे, हर सवाल के एंड पे डॉक्टर साहब को चाहिए कि वो एंड पे उस टॉपिक से मुताल्लिक जो उनकी वीडियो है ना, उसका टाइटल मेंशन करें और कहें कि बाकी तफसीलात के लिए आप फलां वीडियो देख लें। वैसे वो कई मौके पे कह देते हैं, लेकिन वो उस वक्त के जब पहले कितनी ज्यादा वो चोंच लड़ा बैठे होते हैं अपने क्वेश्चन करने वाले के साथ, एंड पे कहते हैं यार अब तू सवाल पे सवाल कर रहा है, फलां लेक्चर देख ले। इसकी बजाय वो सवाल लें, जवाब दें तसल्ली से और उसके बाद कहेंगे फलां वीडियो देख लो। दूसरा, इसमें जो एंकर है उसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई इशू खड़ा हो तो डॉक्टर साहब को स्टेज से उसको रिस्पॉन्स करने की जरूरत नहीं है। एंकर का काम है कि अगर कोई बंदा बीच में लुच फ्राई करना शुरू कर देता है तो डॉक्टर साहब वहीं पे खामोश हो जाए। एंकर के आगे भी माइक रखा है, वो कहे कि भाई आप तसल्ली से जवाब सुने। उससे यह होता है कि स्पीकर जो बोलने वाला है उसे गुस्सा नहीं आता और उसका डायरेक्ट इंटरेक्शन भी नहीं होता उसके साथ, तो वो जो चांसेस हैं वो ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो जाते हैं। ये सारी स्ट्रेटेजीज जो हैं वो हमने सालों की मेहनत के बाद सीखी हैं। ये जो इतना मोटा थद्दा मैंने लिया है 150-200 सवालों का, इसकी बजाय यहां पे 300, 400, 500, बाजू का 600 लोग आते हैं और उन्होंने आना भी जिंदगी में एक दफा होता है। हमने मना किया है दोबारा नहीं आना। आप में से कितने रियल टाइम है जो आज पहली दफा आए हैं? जरा हाथ खड़ा करें। हाँ, देख लें आप लोग, कैमरे में दिखाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी लोग पहली दफा आते हैं और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने दोबारा नहीं आना, आप वीडियोस में देखें। तो पहली दफा ही गलत इंप्रेशन लेके कोई चला जाए तो हम ये थद्दा ले लेते हैं कि भाई सवाल लिख के दें, मुझे समझ आ जाएगी आप क्या पूछना चाह रहे हैं। मेरे तो ज्यादा सियाने हो तुसी, ठीक है, जिन्हें सारे नु अगे लाया है। कोई ऐसी रूह दुनिया च आ गई है, मेरे को कोई ऐसी गल पूछने लगी है मनु नहीं पता। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं तकब्बुर के तौर पे नहीं कह रहा, मैं अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद के ऊपर कह रहा हूं। और जहां कोई ऐसी नई चीज आती है तो मैं फिर रेफर कर देता हूं कि भाई इसके बारे में मुझे नहीं पता, मैं देख के आपको बताऊंगा। ये सवाल पहली दफा आया है या इसमें ये प्रॉब्लम है, वो मैं बता देता हूं, उसमें कोई आर महसूस नहीं करता। तो एंकर अगर डॉक्टर जाकिर नाइक की बजाय बोलें
تو اس کی وجہ سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو غصہ نہیں آئے گا اور نہ ان کا ٹیمپرامنٹ لوز ہوگا. ورنہ یہ جو تماشا لگا ہوا ہے نا, یہ بار بار ریپیٹ ہی اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں. سوال کا جواب, پھر اس کے اوپر کاؤنٹر کوسچن. بھائی اگر آپ اس طریقے سے کاؤنٹر کوسچن کرتے چلے جائیں گے تو پھر تو ایک بندہ ہی ٹائم لے گا. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں 20-25 منٹ ایک بندے کے اوپر لگ رہے ہیں. پھر بھی وہ کوئی نہ کوئی سوال اس کا رہ جاتا ہے, پھر زبردستی اسے وہاں سے رخصت کیا جاتا ہے. ظاہر ہے ایک نشست میں آپ ہر بات کا جواب تو نہیں دے سکتے, ایک سوال کریں جواب لیں. پھر ڈاکٹر صاحب چونکہ ایک ڈیبیٹر ہے تو ڈیبیٹر کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ جواب دینے کے بعد نا اگلے بندے کو کہتا ہے کہ ہاں بھی آپ تو مان اس کو, حالانکہ پہلے اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ مجھ سے سوال پوچھیں. تو یہ جو آپ کی آڈینس آئی ہوتی ہے یہ آپ سے ڈیبیٹ کرنے نہیں آئی ہوتی. اگر کوئی آیا بھی ہے تو وہ اپنے دل میں رکھ کے یہ بات آیا. آپ کا یہ کام نہیں ہے, آپ نے وہاں پہ جو اناؤنسمنٹ کی ہے وہ کوسچن اینڈ آنسر سیشن کی ہوئی ہے. آپ نے اسے سوال ہی لینا ہے. اگر آپ اسے ڈیبیٹ لیں گے تو پھر وہی کچھ ہوگا جو کہ یہ کیسز میں ہوا ہے, اور معاملات مس ہینڈل ہو جائیں گے. اب وہ ایک ایتھیسٹ وہاں پہ آ گیا جو مسلمان سے مرتد ہوا ہے. اب اسے پازیٹیولی ڈیل کرنا چاہیے. سٹارٹ میں تو انہوں نے پازیٹیولی کیا, پھر کرتے کرتے انہوں نے فتوے لگانا شروع کر دیے اور اسے جہنم کی بشارتیں سنانا شروع کر دی. حالانکہ ابھی اس کی موت کا وقت قریب نہیں آیا. ایک ہوتا ہے وہی سنانا اور چیز ہے, لیکن ایک ڈائریکٹ ہو جانا کہ تمہارے لیے یہ ہے, تمہارے لیے یہ آیت ہے, تمہارے لیے یہ حدیث ہے, اس طریقے سے اگر آپ بات کریں گے نا تو یہ کوئی دعوت کا انداز نہیں ہے, اور نہ اسلام نے اس طرح کے انداز کو سپورٹ کیا ہے. اور پھر دیکھ لیں وہ لبرلز کو موقع مل جاتا ہے اور وہ چیزیں اٹھاتے ہیں, کہتے ہیں یہ جناب اسلام کی خدمت کر رہا ہے بندہ. وہ بالکل ٹھیک اٹھا رہے ہوتے ہیں. اور یہاں جو ان کے دفاع کے اوپر مولویوں کے فرنٹ مین آتے ہیں, وہ بجائے بات کو سمجھنے کے وہ الٹا سمجھانے والے کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ کافروں کے ساتھ ملا ہوا ہے. اسی طریقے سے ایک ایونٹ اسی میں ہوا, جو ایک کرسچن بھائی تھے, اب وہ